Hello everyone, welcome back in my video. So how are you? I hope you all are well at your home. So today we are going to start a new topic from the political science class 7th. तो क्लास 7th का हम चैप्टर कौन सा पढ़ने बच्चे? इट इज इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना बच्चे, इट इज कौन सा टॉपिक है हमारा? आज का जो टॉपिक है हमारा इट इज इलेक्शन। तो इलेक्शन क्या है? इलेक्शन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या कहा है कि जो इलेक्शन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। और इलेक्शन क्या है? इट इज़ अ कंटेस्ट बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में इलेक्शन कराया जाता है, और जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आते हैं या फिर सबसे ज़्यादा सीट्स आती हैं वो डेमोक्रेसी में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। कि जिनके पास सबसे ज़्यादा सीट आए, जो सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ सीट आ गई हैं, वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है। और इलेक्शन क्या है कि एक पीरियडिकली टाइम पर हर 5 साल बाद, एग्जाम्पल है जैसे जनरल इलेक्शन है तो हर 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन फॉर्म कराए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इलेक्शन को कंडक्ट कराने की, इलेक्शन में किस तरह से होना चाहिए कि इलेक्शन पूरी तरह से फ्रेश एंड फेयर होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बच्चे? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश किया हुआ है इसी के लिए। तो इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जिनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कहाँ से? अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन की, जिस दिन अनाउंसमेंट होता है कि इलेक्शन होगा, एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द, और जब तक इलेक्शन का डिक्लेरेशन होता है कि कौन सी पार्टी मेजोरिटी शो कर पाई है, तब तक पूरा का पूरी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? इलेक्शन कमिश्नर की है। डायरेक्ट इलेक्शन कमिश्नर, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि डायरेक्ट इलेक्शन, कौन से डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए हम डायरेक्ट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? वोट डाल रहे हैं, और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव। और इनडायरेक्टली क्या है? इनडायरेक्टली जो रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज किया वो हमारे बिहाफ पर यानी कि वोटर्स के बिहाफ पर वो जो अथॉरिटी है, जो लीडर्स हैं या फिर जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनको चूज कर रहे हैं, उनको हमारे बिहाफ पर चूज कर रहे हैं। ये है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन जिसके लिए हम डायरेक्ट वोट कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसके लिए हमारे बिहाफ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोट कर रहे हैं। एंड एग्जाम्पल दिया है, प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स इन इंडिया बट बाय द रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय देम। क्या कहा है कि जैसे एग्जाम्पल दिया है किसका? प्रेसिडेंट का, कि प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्टली वोट नहीं डाली जाती हैं, उनके लिए वोटर्स डायरेक्टली वोट नहीं डालते हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए डायरेक्टली वोट डाली जाती है। सो नाउ द टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, टाइप्स ऑफ इलेक्शन की, इलेक्शन कितने टाइप्स के हैं? ये इलेक्शंस कितने टाइप्स के इलेक्शन हैं? तो यहाँ पर हम 3 टाइप्स के इलेक्शंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या होते हैं बच्चे? जो हर 5 साल बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद कराए जाते हैं लोकसभा और द स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नए इलेक्शंस कराए जाते हैं। तो हर 5 साल बाद होने वाले जनरल इलेक्शन कहलाते हैं। एंड सेकेंड वन, मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन का क्या मतलब है बच्चे? मिड टर्म इलेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में जो इलेक्शंस बीच में ही हेल्ड करा लिए जाते हैं कि लोकसभा का जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड होता है 5 साल का, उसको पूरा करने से पहले अगर किसी भी
कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो वहां पर जो बीच में इलेक्शन कराए जाते हैं उनको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। एंड नेक्स्ट वन द बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन क्या है बच्चा? इफ अ रिप्रेजेंटेटिव डाई बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर और द सीट इज वैकेंट ड्यू टू सम अदर रीजंस, कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो जाती है या फिर किसी और रीजन से उसकी सीट वैकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है, तो उस सीट को फिल करने के लिए वहां पर जो इलेक्शन कराए जाते हैं ना बच्चे, उसको बोलते हैं बाय इलेक्शन। तो टाइप्स ऑफ इलेक्शन, 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन पढ़ लिए हमने। और 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन कौन कौन से हैं? कौन कौन से इलेक्शन पढ़े? एक तो जनरल इलेक्शन, नेक्स्ट वन मिड टर्म इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। तो ये तीनों टाइप्स हमने पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ इलेक्शन। नाउ द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन कराने का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से इलेक्शन कराए जाते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए कि पूरा का पूरा जिस टाइम से अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन का और जब इसका डिक्लेरेशन होता है किसका, रिजल्ट का, तब तक का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो किस तरह से हेल्ड कराया जाता है। तो इन एवरी कंट्री, किसी भी कंट्री का एक अपना अलग स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, इलेक्शन को कंडक्ट कराने का अपना एक अलग से प्रोसीजर होता है। और इंडिया का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से फॉलो किया जाता है, उसके कौन कौन से स्टेप हैं, क्या क्या किया जाता है, बस वही हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वर्क जो होता है और काम किसका है इलेक्शन कराने का, इलेक्शन कमीशन का। अब यहाँ पर मैं एक आपको होमवर्क देती हूँ बच्चे। होमवर्क क्या है आपका, ये मैं आपको जब आपकी ऑनलाइन जब आपकी क्लास होगी ना तभी भी मैं आपको पूछूंगी। आपका होमवर्क है ये कि हु इज द प्रेजेंट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। बात समझ में आ गई? एक आपको वो नाम बताना है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके नाम मुझे बताने, या तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट वर्क क्या है, फिक्सेशन ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसीज। क्या है, सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पर जो इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी का मतलब होता है ना बच्चे, इसको बोला है, ये जो इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी है जिसको इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी कहा है, तो इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी क्या है कि ये है निर्वाचन क्षेत्र, ये यस इसको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब कि अकॉर्डिंग टू द, जब इलेक्शन होते हैं ना तो कंट्री को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है और वहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि जो भी कंस्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं और किसी में बिल्कुल नहीं है। तो कोशिश ये की जाती है कि जितने भी कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाए कंट्री को। अच्छा, ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि इंडिया को, हमारी कंट्री को कितनी कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया है, ये भी आप मुझे बताइए। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इक्वली उसको एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है एंड इट इज नोन एज अ फिक्सेशन ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसीज। एंड पार्लियामेंट मेक अरेंजमेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ बनाकर ये सारे अरेंजमेंट कराती है। इन दिस रिगार्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बनाती रहती है लॉज। और इसमें in 1952 parliament established a delimitation commission by passing delimitation commission act in 1952 में इलेक्शन पास किया गया था। क्या डेलिमिटेशन का मतलब तो विभाजन करना, तो उसमें जो एक्ट पास किया उसमें कहा गया कि कंट्री को अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड आफ्टर एवरी सेंसस उसको रिवाइज कराया जाता है। और नेक्स्ट हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि पहले कंस्टिट्यूएंसी को फिक्स कर दिया है कि कितनी कंस्टिट्यूएंसी हो गई। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। अब जो इलेक्शन में वोट देने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इज द सेकंड एंड द इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द इलेक्टोरल
प्रोसेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वोटर्स ही तो वोट करेंगे, तो वोटर्स को भी तो रिवाइज कराना चाहिए, उनकी भी तो लिस्ट तैयार होगी। तो आर्टिकल हमने पढ़ा था ना, अभी जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, आर्टिकल 325 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, यस। तो आर्टिकल 325 of the Indian Constitution provide for preparing the general election roll for the all constituencies before election। तो वो क्या कहता है कि इलेक्शन से पहले सभी कंस्टिट्यूएंसी में जो इलेक्टोरल रोल है उसको रिवाइज कर देना चाहिए, उसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और रिवाइज कैसे करना चाहिए? एवरी जर्नल, बिफोर एवरी जनरल इलेक्शन, की जब इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे पहले उसको रिवाइज कर देना चाहिए। रिवाइज का मतलब क्या है यहाँ पर बच्चे? रिवाइज का मतलब है कि जो 5 साल का टेन्योर पीरियड है, 5 साल हो गए, तो इन 5 साल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसमें ऐड हो गए होंगे। ऐड हो गए होंगे मतलब जिनकी एज अबव 18 हो गई होगी, तो उनको क्या करना है? उसमें ऐड करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको उसमें से क्या करना है? डिलीट करना है, जो अब नहीं होंगे, या फिर किस और कंडीशन हो गई होगी कि वो वोट नहीं कर सकते, तो उन लोगों को क्या करना है? वहाँ पर उसमें से डिलीट करना है। तो सेकंड स्टेप क्या हुआ? सेकंड स्टेप हुआ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, की वोटर की एक लिस्ट तैयार कर ली जाए, वोटर की लिस्ट बना ली जाए।